नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे पराविद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में। इस वीडियो में आप देखेंगे कि पराविद्युत पदार्थ होते क्या हैं, ये कितनी प्रकार के होते हैं, इसके साथ में विद्युत ध्रुवण किसे कहते हैं और ध्रुवण सदिश के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर चलते हैं, पराविद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। देखिए, पराविद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? एक्चुअल में ये कुचालक पदार्थ ही होते हैं, लेकिन जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, इनके पृष्ठों के ऊपर आवेश प्रकट हो जाते हैं, तो उन पदार्थों को हम पराविद्युत पदार्थ कहते हैं, पराविद्युत पदार्थ कहा जाता है। तो एक्चुअल में है क्या? ये कुचालक पदार्थ ही होते हैं, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, इस कारण इन्हें पराविद्युत पदार्थ कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो पराविद्युत पदार्थ किसे कहेंगे? ऐसे कुचालक पदार्थ जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युतीय गुण प्रदर्शित करें, पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। डेफिनेशन में आपके सामने रख रहा हूं, देखेंगे आप यहां पर परिभाषा क्या है कि एक्चुअल में है क्या? ये कुचालक पदार्थ ही होते हैं। तो वे कुचालक पदार्थ जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर वे कुचालक पदार्थ जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करें या विद्युतीय गुण प्रदर्शित करें, विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करें, पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। इसकी परिभाषा हो चुकी है। एक्चुअल में ये कुचालक पदार्थ ही होते हैं जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनके पृष्ठों के ऊपर आवेश प्रकट हो जाते हैं, जिसे हम विद्युतीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करें तो उन्हीं कुचालक पदार्थों को हम पराविद्युत पदार्थ कह देंगे। चलिए, यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स आप देखेंगे पराविद्युत पदार्थ के कुछ उदाहरण। तो जैसे हमारे पास में कागज है, कागज कुचालक पदार्थ होता है, कांच है, मोम है, ये सब कुचालक पदार्थ होते हैं। एबोनाइट है, तो ये सब कुचालक पदार्थ हैं, लेकिन जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, इनके पृष्ठों के ऊपर आवेश क्रिएट हो जाता है, इस कारण से इन पदार्थों को हम पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, पराविद्युत पदार्थ को समझने के लिए हमें ध्रुवीय अणु तथा अध्रुवीय अणु को समझना होगा। ध्रुवीय अणु जैसे हम पोलर मॉलिक्यूल, और चलिए अगले पृष्ठ के ऊपर हम देख लेते हैं ध्रुवीय अणु तथा अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु किसे कहेंगे और अध्रुवीय अणु किसे कहेंगे? तो ध्रुवीय अणु ऐसे अणु जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हो, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि ऐसे अणु जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या हो? अलग अलग हो, धनावेश और ऋणावेश के केंद्र के बीच में कुछ न कुछ दूरी हो, तो उन अणुओं को हम ध्रुवीय अणु कहते हैं।
अध्रुवीय अणु इसकी जस्ट अपोजिट इसकी डेफिनेशन होगी कि ऐसे अणु जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या हो, एक ही हो। दोनों के केंद्र एक ही होंगे। धनावेश एक अणु होगा, उसमें धनावेश भी मौजूद है, ऋणावेश भी मौजूद है, और धनावेश और ऋणावेश का केंद्र यदि एक ही जगह पर है तो उस अणु को हम अध्रुवीय अणु कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन देखें आप ध्रुवीय अणु की। तो ध्रुवीय अणु की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसे अणु जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र कुछ दूरी पर मौजूद हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उन अणुओं को हम ध्रुवीय अणु कहते हैं कि वे अणु जिनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र, धनावेश एवं ऋणावेश, धनावेश एवं ऋणावेश के केंद्र अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। इनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होंगे, तो इन अणुओं को हम ध्रुवीय अणु कहेंगे। देखिए यहां पर आप देखेंगे जैसे ये हमारे पास में कोई अणु है और इसमें ये है धनावेश, ठीक है, और ये इसका है ऋणावेश, तो दोनों के बीच में कुछ अल्प दूरी मौजूद है, तो इन अणुओं को हम ध्रुवीय अणु कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल कहा जाएगा। कुछ एग्जांपल्स की यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं ध्रुवीय अणुओं की। तो ध्रुवीय अणुओं के एग्जांपल में देखें HCl, इसमें H प्लस और Cl माइनस अल्प दूरी पर मौजूद रहेंगे। NaCl, AgNO3, इनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं, इस कारण से इनको ध्रुवीय अणु कहते हैं। क्लियर? इस तरीके से इनको हम दिखा सकते हैं, एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, और दोनों के बीच में अल्प दूरी मौजूद होती है। इस तरीके से दिखाया जा सकता है। ठीक है, कई जगह पर दिखाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, जैसे ऐसे, और धनावेश को तो इस तरीके से दिखा देते हैं, ये धनावेश है, और ऋणावेश को इस तरीके से दिखाया जाता है, तो ऋणावेश का केंद्र इधर होता है। आप यहां पर ध्यान देंगे, जैसे मैं इसी अणु की बात करूं तो इस अणु का जैसे आवेश है, धनावेश तो है प्लस क्यू, ऋणावेश है माइनस क्यू, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2a, तो इनका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, कुछ न कुछ इनका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण अवश्य ही होगा, क्योंकि किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो एक आवेश का परिमाण क्यों हो जाएगा, दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a हो जाएगी। यहाँ पर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता, इनका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q इंटू 2a होगा, इंटू, चलिए इसको दिखाने का तरीका है वो थोड़ा सा सही नहीं रहा, अब दिखा देता हूं मैं इस तरीके से, ये है ना वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, इनका विद्युत ध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता, या इनका विद्युत ध्रुव आघूर्ण कुछ न कुछ होता जरूर है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब अध्रुवीय अणु जस्ट इनके अपोजिट होंगे, कि ऐसे अणु जिनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही जगह पर स्थित हो, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। उनको हम क्या कहेंगे, अध्रुवीय। इनके अंदर तो दो ध्रुव बन जाते हैं, धनावेश का अलग बन जाता है, ऋणावेश का केंद्र अलग हो जाता है, दोनों के बीच में अल्प डिस्टेंस होती है, बट यहां पर ऐसा नहीं होता। सीधी सीधी डेफिनेशन हमारे पास में है इसकी भी, वे अणु जिनमें धनावेश एवं ऋणावेश का केंद्र, धनावेश एवं ऋणावेश का केंद्र एक ही हो, ऋणावेश का केंद्र
एक ही हो, धनावेश और ऋणावेश दोनों का केंद्र क्या हो, एक ही होता हो, क्या कहलाएंगे, अध्रुवी अणु कहलाते हैं। अध्रुवी अणु कहलाते हैं। में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र क्या होगा, एक ही होता है, इस कारण से इनको हम अध्रुवी अणु कहेंगे। इनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, दिखाने का जो तरीका है, वो एक बार देख लीजिए, इस तरीके से दिखाया जाता है। में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही जगह पर दिखाया जाएगा, या आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये हमारे पास में धनावेश है और ये जो ऋणावेश है वो इसके चारों ओर एक समान रूप से वितरित रहेगा। इस तरीके से इसको दिखाया जा सकता है। क्लियर हो जाना चाहिए, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इनमें प्लस क्यू और माइनस क्यू एक ही जगह पर मौजूद होंगे, उनके केंद्र एक ही जगह पर होंगे, क्योंकि धनावेश तो यहां पर है और इन सभी ऋणावेशों का केंद्र भी यहीं पर होगा। धनावेश और ऋणावेशों का केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होता है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 होती है। इस कारण से इनका विद्युत ध्रुव आघूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 होती है, तो इनका विद्युत ध्रुव आघूर्ण भी कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। जबकि यहाँ पर देखें, हमने लिखा है कि P की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है, जबकि यहाँ पर हमने इनको 0 के इक्वल पुट किया है। क्या ऐसे भी कोई अणु होते हैं, तो हाँ बिल्कुल होते हैं। तो उनके एग्जाम्पल क्या होंगे, चलिए देखिए। जैसे मैं बात करूं CH4 मेथेन, तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे धनावेश है, ये वैसे तो इसकी जो आकृति है वो समचतुष्फलकीय होती है। ये धनावेश है, ये धनावेश है, ये धनावेश, धनावेश उसका केंद्र यहाँ पर, ऋणावेश का केंद्र भी उसी जगह पर। तो मेथेन है वो एक अध्रुवी अणु होता है। फिर मैं बात करता हूं यहां पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसे भी आप देख लीजिए। CO2 के अंदर CSA OSA इस तरीके से मौजूद होंगे, तो धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही जगह पर मौजूद होगा। इस कारण से ऐसे अणुओं को हम अध्रुवी अणु कहेंगे, अध्रुवी अणु कहा जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमें पराविद्युत को समझना है। पराविद्युत के प्रकार, कि भाई पराविद्युत हैं वो कितनी प्रकार के होते हैं, चलिए देख लेते हैं। जो पराविद्युत पदार्थ हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होंगे, पहला जो प्रकार है वो है ध्रुवी पराविद्युत। ध्रुवी पराविद्युत, नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे पराविद्युत पदार्थ जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर, भाई ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु हमने क्यों पढ़े, क्योंकि हमें पराविद्युत के प्रकार बेटर तरीके से समझ में आ सके। तो ऐसे पराविद्युत पदार्थ जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने हो, ध्रुवीय पराविद्युत कहलाते हैं। ऐसे पराविद्युत पदार्थ जो ध्रुवीय अणुओं से होकर, ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने, क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय पराविद्युत कहलाएंगे। दूसरा जो प्रकार है वो है अध्रुवी पराविद्युत। अध्रुवी पराविद्युत, अध्रुवी पराविद्युत। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर ध्रुवीय पराविद्युत की बात करेंगे, ध्रुवीय पराविद्युत की बात करेंगे। ध्रुवीय पराविद्युत को यहां पर परिभाषित करेंगे। हमारा जो पहला पार्ट है वो है ध्रुवीय पराविद्युत। पराविद्युत डेफिनेशन सीधी है, जैसा नाम है वैसी डेफिनेशन है कि ऐसे पराविद्युत जो ध्रुवीय अणुओं से हो मिलकर बनते हो, ध्रुवीय पराविद्युत कहलाते हैं। तो ऐसे पराविद्युत पदार्थ, ऐसे पराविद्युत जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने हो, ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने हो, अणुओं से मिलकर
बने हो ध्रुवीय पराविद्युत कहलाते हैं। पराविद्युत कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो ध्रुवीय अणु के जो एग्जाम्पल है वही इनके एग्जाम्पल होंगे। जो ध्रुवीय अणुओं के एग्जाम्पल होंगे वही क्या होंगे, इनके भी उदाहरण होंगे। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। जैसे ये हमारे पास में है, यहां पर कोई ध्रुवीय पराविद्युत है। अब इस ध्रुवीय पराविद्युत के अंदर क्या है, अणु है। वो अणु इस तरीके से मौजूद है, कोई अणु ऐसे मौजूद है, ये अस्त व्यस्त तरीके से मौजूद होंगे, इस तरीके से उपस्थित होते हैं, इस तरीके से मौजूद होते हैं। ये ऐसे मौजूद है। ये क्या दिखाए हमने, इनके अंदर अध्रुवी ध्रुवीय अणु दिखाए हैं। कि ध्रुवीय पराविद्युत है वो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना होता है। किन से मिलकर बना हुआ है, ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो ये सारे के सारे जो अणु आप देख रहे हैं वो सारे के सारे जो अणु है वो ध्रुवीय अणु है। कैसे अणु है, ध्रुवीय अणु। अब ध्रुवीय अणु है तो इसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग होगा। इसमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस तरीके से हम दिखा देंगे। तरीके से हम इनको दिखा देंगे, तरीके से हमने दिखाया है। अब देखें यहां पर क्या निष्कर्ष निकल रहा है। प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। प्रत्येक अणु का क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। लेकिन इस पूरे पदार्थ का, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ का कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, क्योंकि ये जो सारे के सारे अणु होते हैं वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होंगे। अनियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण से एक दूसरे का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो निरस्त कर देगा और कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इससे रिलेटेड जो ये तथ्य है इसको समझेंगे। ध्रुवीय पराविद्युत का प्रत्येक अणु पराविद्युत का प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, मतलब पी का मान होता है। पी का मान कुछ न होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। लेकिन क्या नहीं होता, लेकिन अणु अनियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण, अणु अनियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण, व्यवस्थित होने के कारण इनका कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इनका कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। आघूर्ण कितना होता है, शून्य। क्लियर, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आपको समझ में भी आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये तो था ध्रुवीय पराविद्युत। अब मैं बात करता हूं अध्रुवीय पराविद्युत की। जो सेकंड पार्ट हमारे पास में है वो है अध्रुवीय पराविद्युत। अध्रुवीय पराविद्युत, अध्रुवीय पराविद्युत नॉन मॉलिक्यूलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, अब ऐसे पराविद्युत जो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बनते हो
तो उनको हम अध्रुवीय पराविद्युत कहेंगे। सीधी सीधी जैसा इसका नाम है वैसे ही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि ऐसे पराविद्युत जो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने हो, अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने हो, अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने हो, अध्रुवीय पराविद्युत कहलाते हैं। अध्रुवीय पराविद्युत कहलाते हैं। ऐसे अणु जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही होते हैं अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। और अध्रुवीय अणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनेगा उसको हम अध्रुवीय पराविद्युत कहेंगे, कहा जाएगा। चलिए उसको किस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ये हमारे पास में कोई अध्रुवीय पराविद्युत है, इसमें जो हमारे पास में अणु हैं उनको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। लीजिए अब देखिए, क्योंकि ये अध्रुवीय अणु है और अध्रुवीय अणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही जगह पर मौजूद होता है, इस तरीके से हम उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो इनके प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है और कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होता है। ये बात भी हम आपके सामने रख देते हैं। अध्रुवीय पराविद्युत के प्रत्येक अणु का, अध्रुवीय पराविद्युत के प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। शून्य होता है। प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? शून्य होता है। तथा पदार्थ का कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होता है। पदार्थ का कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होता है। गुण भी शून्य होता है। जीरो होता है। क्लियर? प्रत्येक अणु का होगा, इसके अलावा पदार्थ का कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होगा। तो ऐसे पराविद्युत पदार्थ को हम अध्रुवीय पराविद्युत कहते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है वो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, विद्युत ध्रुवण। देखिए विद्युत ध्रुवण किसे कहेंगे कि हमारे पास में कोई भी पराविद्युत पदार्थ है, उनको यदि हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हो जाते हैं। इस घटना को हम विद्युत ध्रुवण कहते हैं। सीधी सी डेफिनेशन है कि जब हम किसी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो उनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र के अलग अलग हो जाने की घटना को, उनके सेपरेट हो जाने की घटना को हम विद्युत ध्रुवण कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। जो मैंने बोला वही इसकी डेफिनेशन है कि किसी पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र के अलग अलग हो जाने की घटना को विद्युत ध्रुवण कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहा जाता है।
डेफिनेशन क्या है? किसी पराविद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र, उनके धनावेश व ऋणावेश के केंद्र के अलग अलग हो जाने की घटना को, अलग अलग हो जाने की घटना को, विद्युत ध्रुवण कहते हैं। विद्युत ध्रुवण कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहा जाता है। ये इसके डेफिनेशन हो गई है, ये आपको समझ में भी आ जानी चाहिए। इसको थोड़ा सा हम पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखकर आपको समझाते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर ध्रुवीय पराविद्युत का ध्रुवण। ध्रुवीय पराविद्युत का ध्रुवण, ध्रुवीय, चलिए पहले अणु का समझ लेते हैं थोड़ा सा, एक बार ध्रुवीय अणु का एक एक करके समझ लेते हैं, थोड़ा आसान है। ध्रुवीय अणु का ध्रुवण, अणु को ही ले लेते हैं। ध्रुवीय अणु का तो वैसे ही ध्रुवण रहता है, ध्रुवीय अणु का तो वैसे ही क्या रहता है, विद्युत ध्रुवण ऑलरेडी हुआ रहता है। यहां पर हम ले लेते हैं अध्रुवीय अणु का ध्रुवण, इसे आप समझें। ये हमारे पास में है अध्रुवीय अणु, ये क्या है, अध्रुवीय अणु, और इसका ध्रुवण का मतलब क्या है, इसे आप रख दीजिए बाह्य विद्युत क्षेत्र में। ये हमारे पास में है बाह्य विद्युत क्षेत्र, इसके इस प्लेट के ऊपर धनावेश है, इस प्लेट के ऊपर ऋणावेश है, इसके अंदर इस तरीके से आवेश, ऋणावेश इधर प्रकट हो जाएगा, धनावेश इधर प्रकट हो जाएगा। ऋणावेश और धनावेश के केंद्र क्या है, अलग अलग हो जाएंगे। ये हमारे पास में अध्रुवीय अणु था, अब क्या बन चुका है, ध्रुवीय अणु बन चुका है। इनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हो चुके हैं। यहां पर अध्रुवीय अणु का ध्रुवण हो चुका है, अध्रुवीय अणु का क्या हो गया है, ध्रुवण हो चुका है। ओके, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब हम ध्रुवीय पराविद्युत और अध्रुवीय पराविद्युत ले लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ध्रुवीय पराविद्युत का ध्रुवण। सबसे पहले मैं लेकर चल रहा हूं ध्रुवीय पराविद्युत का ध्रुवण, ध्रुवीय पराविद्युत का ध्रुवण। हमारे पास में ध्रुवीय पराविद्युत है, उसको हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उसके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हो जाएंगे। पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि ध्रुवीय पराविद्युत की एक्चुअल जो स्थिति है वो कैसी थी। ध्रुवीय पराविद्युत को हमें एक बार डायग्राम के जरिए दिखा रहा हूं आपको। ये हमारे पास में है ध्रुवीय पराविद्युत, इसके अंदर अणु इस तरीके से मौजूद होते हैं, अस्त व्यस्त रहेंगे, ऐसे रहेंगे। ऐसे इसमें इस तरीके से ये जैसे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से इनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इस तरीके से होंगे। इस
तरीके से हम इनको दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, तो इनका कुल विद्युत द्विध्रुव घूर्ण 0 है। विद्युत क्षेत्र हमने नहीं लगाया तो इनके अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव घूर्ण भी उत्पन्न नहीं होता, इनका विद्युत द्विध्रुव घूर्ण 0 है। अब ध्रुवण के पश्चात क्या हो जाएगा? ध्रुवण के बाद, ध्रुवण का मतलब हो गया उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दीजिए। बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो हमारे पास में देखिए क्या स्थिति प्राप्त होगी, कैसी स्थिति प्राप्त होगी उसे आप लोग समझ लीजिए कि ये हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र के लिए एक प्लेट हमारे पास में है, ये हमारे पास में दूसरी प्लेट है। इसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र क्रिएट करने के लिए हमने प्लेट रखी है, और साथ में यहाँ पर एक ऋणावेशित प्लेट रखी है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है ई वेक्टर, जो कि इस पॉजिटिव प्लेट से इस नेगेटिव प्लेट की ओर होता है। ये पराविद्युत पदार्थ है। इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट आई, पॉजिटिव प्लेट जैसे ही आई तो इसके अंदर जो भी ऋणावेशित पार्टिकल होंगे उसका ऋणावेश इसके नजदीकी पृष्ठ के ऊपर आ जाता है। इधर आपके पास में है नेगेटिव वाली प्लेट, तो यहाँ पर इसके नजदीक धनावेश वाला पृष्ठ क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर इस डायग्राम के जरिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले पृष्ठ के ऊपर इस तरीके से ये हमारे पास में अणु है, इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं। ध्रुवण के पश्चात जो अणु है उनकी स्थिति को हम दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। अब आप देखेंगे इसके नजदीक वाले पृष्ठ के ऊपर यहां पर ये ऋणावेश आ जाएगा, फिर इस अणु का ये धनावेश यहां पर मौजूद रहेगा। ये ऋणावेश है, ये धनावेश है, इस तरीके से मौजूद रहेंगे। देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ पर धनावेश रहेगा, इस वाले पृष्ठ के ऊपर ये ऋणावेश रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे, समझ लीजिए, देख लीजिए कि हमारे पास में ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है, ये इस पृष्ठ के ऊपर यहाँ पर आ जाता है ऋणावेश। पूरे पृष्ठ के ऊपर क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। माइनस में सिग्मा पी आवेश क्रिएट हो जाता है, एक आवेश प्रेरित हो जाता है, उसको मैंने माइनस में सिग्मा पी से लिखा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, सिग्मा पी हो रहा है, नेगेटिव में हो रहा है, इसलिए माइनस में सिग्मा पी से दिखाया मैंने। इस वाले पृष्ठ के ऊपर सारा का सारा धनावेश क्रिएट हो जाता है। इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है इसको हम प्लस में सिग्मा पी से पुट कर देंगे। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस वाले नेगेटिव चार्ज से उदासीन हो जाएगा। ठीक वैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव उदासीन हो जाएंगे, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से उदासीन हो जाएंगे। अंदर का जो बीच का जो पोर्शन है, बीच का जो पार्ट है वो उदासीन रहेगा। केवल इस पृष्ठ के ऊपर ऋणावेश क्रिएट हो जाएगा और इस पृष्ठ के ऊपर धनावेश क्रिएट हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र हैं वो अलग अलग क्रिएट हो गए, या इनके पृष्ठों के ऊपर धनावेश और ऋणावेश क्रिएट हो जाते हैं, तो इसी घटना को ही तो हम विद्युत ध्रुवण कहते हैं। विद्युत ध्रुवण के बाद में इसके अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन है वो हम पढ़ते आए हैं, किधर से किधर की ओर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आपने विद्युत क्षेत्र लगाया तो पदार्थ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब यहां पर मैं बात करूंगा अध्रुवीय पराविद्युत का ध्रुवण। अब की बार हम क्या लेंगे? अध्रुवीय पराविद्युत, और उसका ध्रुवण भी यहां पर हम देखने वाले हैं। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या है? देखें,
अध्रुवी पराविद्युत का अध्रुवी पराविद्युत का ध्रुवण। सबसे पहले हम देख लेते हैं अध्रुवी पराविद्युत होता क्या है, फिर उसका ध्रुवण भी यहां पर हम देख लेंगे। वैसे हमने एक बार पहले भी बता दिया है, एक बार फिर से पुनः समझ लें कि इसके अंदर अणु हैं वो इस तरीके से मौजूद रहेंगे, ऐसे मौजूद रहते हैं, ऐसे मौजूद। इसमें ये धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या है, एक ही जगह के ऊपर विद्यमान रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से रहेंगे। ये हमारे पास में है अध्रुवी पराविद्युत। इस पर हमने कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, तो इसके अंदर जो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो भी जीरो ही रहता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना रहेगा, जीरो, क्योंकि प्रत्येक अणु का जीरो है तो टोटल भी जीरो रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, टोटल भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं। ये हमारे पास में है, इनको हम यहां पर प्लेटें हम लेंगे यहां पर, ठीक है। इस तरीके से हमने दो प्लेटें दिखाई है। इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहां पर हमने ये दिखाया है ध्रुवण के बाद, ध्रुवण के बाद की स्थिति आपको दिखाने जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें प्रत्येक अणु का ध्रुवण होगा, प्रत्येक अणु क्या होगा, ये वाला जो अणु है इसके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हो जाएंगे। इस तरीके से इसमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हो जाएंगे, इसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। ऐसे इसमें इसके नजदीकी पृष्ठ के ऊपर यहाँ पर ऋणावेश आ जाएगा, यहाँ पर धनावेश आ जाएगा, जैसा हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था। सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी विद्युत ध्रुवण होने वाला है, ध्रुवण होने वाला है। यहां पर आपने लगा दिया विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। यहां पर इस वाले पृष्ठ के ऊपर, इस वाले पृष्ठ के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इस वाले पृष्ठ के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर माइनस में सिग्मा पी, यहां पर प्लस में सिग्मा पी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रिएट हो जाते हैं। और एक यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर क्रिएट हो जाता है। इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान है जीरो के इक्वल नहीं रहता। बीच वाले जो आवेश है वो धनावेश ऋणावेश को उदासीन कर देता है। बीच में जो हमने आवेश यहां पर जो दिखा रखे हैं वो सारे के सारे उदासीन हो जाते हैं। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है ध्रुवण सदिश पोलराइजेशन वेक्टर, कैपिटल पी वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर ध्रुवण सदिश को कैपिटल पी से लिखते हैं। देखिए क्या है, क्या चीज है, इसे किस तरीके से परिभाषित करेंगे। ये हमारे पास में
ये हमने दिखाया यहां पर, इसके अंदर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, ई वेक्टर ये हमने लगाया है। ये जो हमने पराविद्युत पदार्थ लिया है इसकी मोटाई है टी। इसके इस पृष्ठ के ऊपर आवेश क्रिएट हो जाता है, नेगेटिव वाला आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा इस पराविद्युत पदार्थ में उत्पन्न होगा, पराविद्युत पदार्थ के अंदर उत्पन्न होगा। चलिए पराविद्युत पदार्थ के अंदर भी एक कलर ले लेते हैं। ये हम ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लिया, ये ले लिया, ये ले लेते हैं। आपको कौन सा ठीक लग रहा है? ये ठीक है, ठीक है। अब इसके इस वाले पृष्ठ के ऊपर तो क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से हमने दिखाया है। इसके इस वाले पृष्ठ के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बीच में भी आते हैं लेकिन वो उदासीन हो जाते हैं। अभी अभी हमने जो दिखाया वही है। इस पराविद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है? टी। और यदि मैं यहां पर कंसीडर कर लूं कि यहां का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो है माइनस में सिग्मा पी, यहां का है प्लस में सिग्मा पी। ये जो सिग्मा पी है वो है प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व, पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये। ओके। अब ध्रुवण सदिश क्या कहता है कि जैसे ही हम किसी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उसके अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्रिएट हो जाता है, और वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगा, उस डायरेक्शन में होगा। ओके। अब जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है तो प्रति एकांक आयतन में कितना उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश। तो जैसे इस पराविद्युत का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए ले लेते हैं, मोटाई टी ले लेते हैं, तो इसका आयतन हो जाएगा ए इंटू टी। चलिए एक बार इसको हम परिभाषित करते हैं यहां पर। चलिए यहां पर हम परिभाषित करेंगे। देखिए पराविद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, ध्रुवण के बाद की बातें हैं ये। कब की बातें हैं? ध्रुवण के पश्चात। ध्रुवण के बाद पराविद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, पराविद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण ध्रुवण सदिश कहलाता है। ध्रुवण सदिश कहलाता है। प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे लिखा जाता है, कैपिटल पी से लिखा जाता है। ठीक है, कैपिटल पी से। यह है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये प्रेरित हुआ है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने से क्रिएट हुआ है। तो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव विद्युत आघूर्ण, इसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पट्टे में आयतन, पट्टे में क्या आएगा? पराविद्युत का आयतन। अब देखिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। द्विध्रुव आघूर्ण हमारे पास में है Q इंटू 2L, 2 इंटू 2L। एक पृष्ठ का आवेश
इसका आवेश मान लेते हैं माइनस में सिग्मा, माइनस में इसका प्लस में क्यू, तो क्यू इंटू टी, टी है दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस टी, बट्टे में आयतन, आयतन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका ए है, मोटाई इसकी टी है, क्यू अपोन में ए आ जाएगा, क्यू अपोन में ए क्या हो जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, जो कि यहां पर सिग्मा पी है। ठीक है, तो पी बराबर आ गया हमारे पास में सिग्मा पी, ये सूत्र आ चुका है। तो देखिए एक तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में है, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये है इसका सूत्र। ठीक है, एक यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये आपको दोनों ही चीजें समझ में आ जानी चाहिए। इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो हम ए लेकर चल रहे हैं। ए क्या चीज है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मैंने यहां पर ज्यादा लंबा चौड़ा पुट नहीं किया, थ्योरी नहीं लिखी है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब मैं यहां पर इसके मात्रक विमा की यहां पर बात कर लेता हूं। देखेंगे कैपिटल पी, कैपिटल पी बराबर होता है प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से और बट्टे में प्रविद्युत का आयतन, इसकी जो डेफिनेशन है सी के अकॉर्डिंग। अब यहां पर आप ध्यान देंगे पी का मात्रक, पी का मात्रक, मात्रक देखें इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा मात्रक, इसका मात्रक होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी इंटू 2L, तो कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर होता है, और आयतन का मीटर होता है, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। पी की विमा, पी की विमा, पी की जो विमा है वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, कूलाम के अकॉर्डिंग तो क्या आ जाएगी A1 T1, और इसके अकॉर्डिंग आ गई है L2। फाइनली जो विमा बाहर निकलती है हमें प्राप्त होती है वो हमारे पास में है m की घात 0 L की घात -2 T1 A1, ये इसकी विमा आ जाएगी। अब बात करते हैं क्या ये सदिश राशि है, तो बिल्कुल P एक सदिश राशि है, कैपिटल P है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, सदिश राशि है उसकी दिशा क्या होगी, कि जिसकी दिशा किधर होती है, स्मॉल p की डायरेक्शन में, इसकी दिशा तो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी डायरेक्शन में होगी, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है, आघूर्ण की दिशा में होगी, दिशा में है। ठीक है, ये तो इससे रिलेटेड बातें आ गई। इसका मान किसके ऊपर डिपेंड करता है, पी की निर्भरता पदार्थ की प्रकृति पर इसका मान डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करेगा पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। ओके, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने पराविद्युत पदार्थ से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। मैं थोड़ा सा एक और फॉर्मूला आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि ध्रुवण सदिश से रिलेटेड एक फॉर्मूला हमारे सिलेबस में और चलता है कि जो ध्रुवण सदिश है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। यहां से यदि प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट, एक की बजाय दो लगाते हैं, एप्सिलॉन नॉट काई ये लगाते हैं। ठीक है, अब ये लगाते हैं तो ये वाला फॉर्मूला केवल देखो कई बुक्स में तो ये एप्सिलॉन नॉट नहीं मिलेगा, बट एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाओगे तो ये विमीय दृष्टि से सूत्र गलत हो जाएगा। तो सही सूत्र यही है, एप्सिलॉन नॉट काई ई होता है। जहां एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की
विद्युतशीलता कहा जाता है। ठीक है, इस काई को हम आगे बेटर तरीके से पढ़ने वाले हैं। काई को हम कहते हैं विद्युत परवर्ती। काई को क्या कहा जाता है? विद्युत परवर्ती कहा जाता है। ठीक है, इस काई का मान है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। और ये एक मात्रकहीन, चलिए इस काई के बारे में और भी जानकारी। ये कैसी राशि है? मात्रकहीन राशि है, विमाहीन राशि है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसकी कोई विमा नहीं होती। ठीक है, काई है विद्युत परवर्ती कि किसी भी पदार्थ के द्वारा विद्युत ये गुण है वो कितने आसानी से ग्रहण कर लिए जाते हैं, तो उस गुण को ही हम विद्युत परवर्ती कहते हैं। ये पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ये एक मात्रकहीन राशि होती है, विमाहीन राशि होती है। तो ये विद्युत प्रवृत्ति के बारे में बताया। आगे भी हम आपको आगे की जो वीडियोज होंगे उसमें भी इसकी थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। वैसे इसके बारे में डिटेल से जानकारी अपने सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करती थी, आजकल नहीं है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने पराविद्युत पदार्थ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम किसी चालक की धारिता को लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।